हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्य ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीट एसएसटी की शिक्षण विधियों की जो डेली टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है, आज उसका चौथा टेस्ट है। और ये जो चौथा टेस्ट है, इसमें अपने बात करेंगे यूनिट नंबर 11 के टॉपिक समालोचनात्मक चिंतन के विकास के विषय में। हम बात करेंगे कि समालोचनात्मक चिंतन क्या होता है, चिंतन क्या होता है और इनसे किस प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना रहती है। दोस्तों, आज के टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या रहने वाली है 25 और सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के विषय में अपने बात करेंगे। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो हमारी यूनिट नंबर 11 का टॉपिक है। देखिएगा, यूनिट नंबर 11 का आज अपना अंतिम टॉपिक है समालोचनात्मक चिंतन। समालोचनात्मक चिंतन क्या है, तो देखिएगा दोस्तों, ये चिंतन का ही एक प्रकार माना जाता है। देखते हैं चिंतन क्या है और इसमें से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, चिंतन एक अदृश्य अव्यक्त व्यवहार है जिसमें मुख्य रूप से प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। हमने क्या कहा, चिंतन एक अदृश्य व्यवहार है और अव्यक्त व्यवहार है जिसमें मुख्य रूप से प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। दोस्तों, हमें बतानी है इस परिभाषा को देने वाले व्यक्ति का नाम। ऑप्शन है गैरेट है, मोहसिन है, वैलेंटाइन है या फिर थॉमसन है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है गैरेट। गैरेट की दी हुई ये परिभाषा है। अगले प्रश्न की बात करें, दूसरा जो हमारा प्रश्न है, चिंतन समस्या समाधान संबंधी अव्यक्त व्यवहार होता है। इन प्रश्नों पे ध्यान दिया कीजिएगा दोस्तों। ये जो चीज़ें हैं यहाँ से विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछ लेता है कि ये क्या कह रहा है, व्यवहार तो है लेकिन कैसा है, अव्यक्त व्यवहार है जो व्यक्त नहीं होता। ये परिभाषा है, ये परिभाषा चिंतन के विषय में किसने दी है? गैरेट ने दी है, मोहसिन ने दी है, वैलेंटाइन ने दी है या थॉमसन ने दी है। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है मोहसिन। मोहसिन के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। दोस्तों, बात करें अगले प्रश्न की, चिंतन के संबंध में असत्य है यानी चिंतन की विशेषताएं हैं, उनमें से हमें बताना है कौन से नहीं है। चिंतन सही प्रकार में एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। चिंतन एक समस्या समाधान संबंधी व्यवहार है। चिंतन एक आंतरिक प्रक्रिया है। चिंतन एक दृश्य व्यवहार है। दोस्तों, इनमें से सबसे असत्य का हमें चुनाव करना है जो बिल्कुल ही गलत बात है। तो दोस्तों, कौन सा होगा? चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि चिंतन एक अदृश्य व्यवहार नहीं होता बल्कि अव्यक्त और अदृश्य व्यवहार होता है। दोस्तों, किस प्रकार का होता है? अदृश्य व्यवहार होता है, दृश्य नहीं होता। तो इसका चौथा आंसर बिल्कुल सही है। बात करें चौथे प्रश्न की, तो चिंतन के स्रोत, साधन या उपकरण है। हमें बताना है चिंतन के स्रोत या साधन कौन से हैं। ऑप्शन है हमारे पास में प्रतिमा या बिंब, संप्रत्यय या विचार, चिन्ह या संकेत या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सबसे सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी। ये सारे के सारे जो है चिंतन के स्रोत हैं, तीनों ही चिंतन के स्रोत हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक और भी होता है जिसका नाम होता है भाषा। तो चौथा जो चिंतन का स्रोत होगा वो होगा भाषा। तो भाषा भी चिंतन का स्रोत या उपकरण है। दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं, चिंतन का प्रकार नहीं है यानी चिंतन के जितने प्रकार बताए गए हैं इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। आत्मचिंतन है, अभिसारी चिंतन है, समालोचनात्मक चिंतन है या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है उपयुक्त सभी, यानी सभी प्रकार के जो चिंतन है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा भी देखिएगा अपसारी चिंतन भी होता है और तार्किक चिंतन भी हुआ करता है। दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। छठा हमारा प्रश्न है, यदि घरों के पंख होते तो क्या होता। एक स्टेटमेंट है, प्रश्न है कि यदि घरों के पंख होते तो क्या होता। ये किस प्रकार का चिंतन है, ये चिंतन किस प्रकार का रहेगा। दोस्तों, आत्मचिंतन है, अभिसारी चिंतन है, समालोचनात्मक चिंतन है या फिर अपसारी चिंतन है। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है अपसारी चिंतन। ये अपसारी चिंतन होता है दोस्तों, जिसमें किसी आविष्कार की बात की जाती है, किसी नए खोज की बात की जाती है, यानी इसमें समस्या समाधान को किसी नए ढंग से देखा जाता है। दोस्तों, ये आत्मचिंतन जो है ये भविष्य से संबंधित विचार करने से संबंधित होता है। दोस्तों, इन दोनों की बात अपने आगे के प्रश्नों में देखेंगे। अगले प्रश्न की बात करें, सातवां हमारा प्रश्न है, चिंतन का वह प्रकार जिसमें समस्या का समाधान उस समस्या का बार बार अवलोकन करके उसमें सकारात्मक और नकारात्मक पहलू की पहचान करने के बाद में किया जाता है। यानी किसी भी समस्या का समाधान सकारात्मक और नकारात्मक पहलू के आधार पर किया जाता है, तो वो कौन सा चिंतन होता है। आत्मचिंतन है, अभिसारी चिंतन है, समालोचनात्मक चिंतन है या फिर अपसारी चिंतन है। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है समालोचनात्मक चिंतन। इस चिंतन के अंदर किसी समस्या का समाधान अवलोकन करके उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू पर विचार करने के बाद में किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, समालोचनात्मक चिंतन की विधियां हैं, कौन कौन सी विधियां होती हैं। चर्या या प्रैक्टिस है, मानसिक उद्दोलन है, मौन खंडन है या फिर उपयुक्त सभी है। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी। ये सारी की सारी मानी जाती हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक और भी होती है जिसे हम चौथी जो विधि है उसे हम कहते हैं वार्म अप।
ये जो अपना मौन खंडन होता है इसे अपनी चुप्पी तोड़ना भी कहते हैं दोस्तों इसका जो पूरा डिटेल है समालोचनात्मक चिंतन की पूरी वीडियो भी चैनल की प्लेलिस्ट में टीचिंग मेथड्स में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप उसको पूरा समझ भी सकते हैं। बड़ा छोटा सा टॉपिक है दोस्तों। जितने भी संभावित प्रश्न हो सकते हैं उन सभी के विषय में अपनी बात कर रहे हैं। अगले प्रश्न की बात करें, 9वां प्रश्न है हमारा, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। क्यों है वह सर्वश्रेष्ठ प्राणी? क्योंकि वो भाषा का प्रयोग करता है, वह चिंतनशील है, हाथों का प्रयोग करता है, पैरों से चलता है। बात तो सारी ही ठीक है, लेकिन किसके कारण वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है? तो उसका जो सही आंसर है वो है चिंतनशील। मनुष्य चिंतनशील प्राणी है, इसलिए वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। अगले प्रश्न की बात करें, चिंतन एक प्रकार का व्यवहार है। कैसा व्यवहार है? प्रकट व्यवहार है, अप्रकट व्यवहार है, दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आई होप कि आप सभी का सही होगा। बिल्कुल ये एक अप्रकट व्यवहार होता है, ये प्रकट नहीं होता, यानी दिखाई नहीं देता है हमें। तो सही आंसर होगा अप्रकट। अगले प्रश्न की बात करते हैं, चिंतन की क्रिया का आरंभ किसकी उपस्थिति में होता है? यानी कब होगा चिंतन का प्रारंभ? ऑप्शन है समाधान की, सक्रियता की, समस्या की, या फिर तीनों की। देखिएगा दोस्तों, जहां पर चिंतन है वो समस्या भी है। ये समस्या से ही शुरू होता है दोस्तों। चिंतन कभी भी शुरू होता है तो किससे होता है? समस्या के समाधान के लिए होता है। समस्या का समाधान लेकर के आता है चिंतन। चिंता किसी समस्या का समाधान नहीं होती। चिंता और चिंतन में काफ़ी फर्क रहता है। चिंता में जब अपने सोचते रहते हैं ये समस्या है, समस्या के विषय में विचार होता है तो अपने उसको चिंता कह सकते हैं, लेकिन जब समस्या के समाधान के बारे में विचार किया जाए, उसके विकल्पों को देखा जाए तो उसे अपने चिंतन कहते हैं। ये हमेशा समस्या की उपस्थिति में प्रारंभ होता है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, 12वां, किस चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति किसी समस्या के संबंध में परंपरावादी ढंग से सोचता है? ऑप्शन है आत्मचिंतन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, या फिर तार्किक चिंतन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन के अंदर वो जो व्यक्ति है वो किसी समस्या के संबंध में पुराने और परंपरावादी ढंग से सोचता है। अगले प्रश्न की बात करें, चिंतन का पद या चरण नहीं है। चिंतन के स्टेप हम यहाँ देख रहे हैं, हमें बताना है कौन सा नहीं है। समस्या का समाधान, विचारों का लक्ष्य के साथ असमायोजन, विचारों का आना जाना, या फिर सक्रियता। दोस्तों कौन सा हो सकता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है विचारों का लक्ष्य के साथ असमायोजन। थोड़ा ध्यान से कॉमन सेंस भी लगाते तो ये किस प्रकार से हो सकता था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 14वां प्रश्न, किसी भी भाषा नियमों का ज्ञान चिंतन को बनाता है। सरल बनाता है, जटिल बनाता है, सामान्य बनाता है, या फिर असामान्य बनाता है? बड़ा आसान प्रश्न है। अभी भाषा भी चिंतन के लिए आवश्यक होती है और हमने कहा है कि भाषा से क्या होगा, भाषा के नियमों का ज्ञान चिंतन को कैसा बनाता है? बिल्कुल सही आंसर है सरल। भाषा जो है चिंतन को सरल बनाती है दोस्तों। अगला जो हमारा 15वां प्रश्न है वो पूछ रहा है कि शिक्षक होने के नाते आप समालोचनात्मक चिंतन के विकास हेतु कौन सा उपाय नहीं अपनाने का सुझाव देंगे? इसको ध्यान में रखिएगा, नहीं अपनाने का सुझाव देंगे। बालकों को बाल्यावस्था से ही चिंतन हेतु प्रेरित करने का सुझाव, बालकों को तर्क वितर्क समस्या समाधान को विकसित करने के अवसर का सुझाव, बालकों को रटने पर जोर देने का सुझाव, और बालकों को उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपने का सुझाव। तो देखिएगा दोस्तों, आप पढ़ चुके हैं 4 ऑप्शन, तो इसमें से सबसे अच्छा जो आंसर हो सकता है, कौन से का सुझाव नहीं देंगे आप? ये दे सकते हैं बिल्कुल, ये भी दिया जा सकता है, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तीसरा जो है बिल्कुल सही आंसर है, रटने पर जोर देने का सुझाव नहीं देंगे, इससे समस्याओं का समाधान नहीं होता है दोस्तों। 16वें की बात करें, समालोचनात्मक चिंतन को प्रभावित नहीं करता। इस शब्द को याद रखिएगा, नहीं पूछा जा रहा है। ऑप्शन है रुचि, अभिप्रेरणा, संवेग और निष्क्रियता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो सकता है? बिल्कुल सही जवाब है हमारा निष्क्रियता। निष्क्रियता जो है समालोचनात्मक चिंतन को प्रभावित नहीं करेगी दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के पूर्व अनुभव किसके रूप में विद्यमान रहते हैं? भाषा के रूप में, प्रतिमा के रूप में, प्रत्यय के रूप में, या फिर संकेत के रूप में? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है प्रतिमा। प्रतिमा के रूप में जो है पूर्व अनुभव विद्यमान रहते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। हमने कहा महत्वपूर्ण तो है, लेकिन सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है इनमें से, जिसकी आवश्यकता नहीं है, यानी उसके बिना भी काम चल जाएगा? चित्र है, प्रतीक व चिन्ह है, मांसपेशीय क्रियाएं हैं, या फिर भाषा है? तो देखिएगा कौन सा है। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है तो उसमें मांसपेशियों की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए सही आंसर क्या होगा? मांसपेशीय क्रियाएं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 19वां प्रश्न, चिंतन के मुख्य रूप से कितने स्रोत, साधन या उपकरण माने जाते हैं? संख्या पूछी जा रही है, 4 है, 2 है, 1 है, या 3 है। ये क्वेश्चन अपने पहले पढ़ चुके हैं आज ही की क्लास में, तो आई होप सबका सही होना चाहिए। रिकॉल करके देखें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4 नंबर।
यानी 4 हैं। कितने स्रोत हैं, कितने उपकरण हैं? 4 हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, किस प्रकार के चिंतन में संवेदना और प्रत्यक्षीकरण कार्य करते हैं? प्रत्यक्षात्मक चिंतन में, कल्पनात्मक चिंतन में, अनिर्देशित चिंतन में या फिर प्रत्ययात्मक चिंतन में? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है प्रत्यक्षात्मक चिंतन के अंदर इस प्रकार के कार्य करते हैं दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 21वां प्रश्न, उच्चतम प्रकार का यानी हाई प्रकार का जो चिंतन है, हाई स्टेप का जो चिंतन है वो कौन सा माना जाता है? तार्किक है, काल्पनिक है या निर्देशित है या फिर परावर्तित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है तार्किक। तार्किक प्रकार का चिंतन माना जाता है। ये देखिए डिपेंड करता है हमारे विवेक के ऊपर, बुद्धि विवेक हमारा कितना है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, समालोचनात्मक चिंतन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। हमने क्या कहा? यानी उसके लिए अच्छा नहीं है, सकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। नकारात्मक है, सशक्त प्रेरणा, संवेग है, दंड देना है, ध्यान एवं रुचि है। दोस्तों इसमें से अलग भी कौन सा दिखाई दे रहा है? दोस्तों बिल्कुल सही आप जा रही हैं, इसका सही आंसर होगा दंड देना। तो दंड देना जो है सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 23वां प्रश्न है, चिंतन में सहायक है पूर्व दृष्टि, पश्चात दृष्टि, अंतर्दृष्टि या फिर उपयुक्त सभी? तो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से जो इसका सबसे अच्छा आंसर हो सकता है उपयुक्त सभी है। इसके लिए हमें पूर्व दृष्टि भी आवश्यक है, पश्चात यानी बाद में क्या हो सकता है, अंतर्दृष्टि सूझ की भी आवश्यकता होती है, इसलिए सबसे सही आंसर हो गया हमारा उपयुक्त सभी है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो 24वां हमारा प्रश्न है, चिंतन एक प्रक्रिया है, किस प्रकार की है? शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है या फिर आर्थिक है? तो ये बिल्कुल सही होना चाहिए आपका आंसर। बिल्कुल चिंतन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, आंतरिक प्रक्रिया है, बौद्धिक जो प्रक्रिया है उसे अपने मान करके चलते हैं, यानी इसमें हमारा दिमाग कार्य करता है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, एक परिभाषा है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए होना चाहिए जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होते हैं। ऑप्शन है हमारे पास में, देखिएगा, गैरेट, वैलेंटाइन, जॉन डेवी या फिर थॉर्नडाइक। ये परिभाषा किसकी है दोस्तों? तो दोस्तों ये परिभाषा है वैलेंटाइन की। ये वैलेंटाइन की परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं को आप याद रख सकते हैं दोस्तों। तो ये थे समालोचनात्मक चिंतन के विकास से संबंधित कुछ प्रश्न। हमने कोशिश की कि किस प्रकार के और कितने क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। लगभग सभी प्रश्नों को हमने देख लिया दोस्तों। बड़ा ही छोटा सा टॉपिक था ये दोस्तों। अगले टॉपिक के अंदर यानी अगले टेस्ट के अंदर अपने बात करेंगे प्रच्छा या आनुभविक साक्ष्य के विषय में। ये जो टॉपिक है ये 12वीं यूनिट का है दोस्तों। 11वीं यूनिट अपनी कंप्लीट हो जाती है, इसके सारे टेस्ट अपने हो चुके हैं दोस्तों। जल्दी ही अपने ये भी कर लेंगे और उसके बाद में देखिएगा दोस्तों अपने शिक्षण विधियों को भी देखेंगे, जो टीचिंग मेथड्स हैं उनके विषय में भी बात करेंगे। अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो इसके वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे पूरा अच्छे से समझ सकते हैं। बड़ा छोटा सा टॉपिक है, 20-25 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। कल फिर अपने इसके टेस्ट के विषय में बात करेंगे, देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और आपने कितना याद किया है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों, आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। खुद ने सब्सक्राइब कर लिया है तो दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलना, ताकि वो भी उसका लाभ उठा सके दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा रीट का सिलेबस जो है मिलता रहेगा परीक्षा होने तक। तो दोस्तों इनकी जो PDF है हमेशा की तरह टाइम टू टाइम आपको टेलीग्राम चैनल या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ नए प्रश्नों के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।